गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए हम सभी इस सेशन को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। और जल्दी से एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बता देंगे ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर नहीं है। तो सभी आ जाएंगे जल्दी से, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो अलग अलग तरह के रोग होते हैं, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर करवाऊंगी, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आज होगा आप लोगों का टेस्ट, ठीक है? तो टेस्ट के लिए आप सभी बच्चे एकदम तैयार रहेंगे, एकदम बढ़िया से। चलो तो आ जाओ सभी बच्चे एक बार जल्दी से, ठीक है? तो गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। ओके। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे तो इसको पहले समझ लो, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी, यानी कि टेस्ट आप लोगों का होगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। अगर मान लो कि हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं करे, और मान लो कि किडनी में रहने वाला जो नेफ्रॉन होता है वह अच्छे से काम नहीं करे, तब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरह के रोग हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के विकार हमारे शरीर में हो सकते हैं। तो आपसे यह यहाँ पर पूछा जाता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित अलग अलग रोग कौन से हो सकते हैं, ठीक है? तो चलो यहीं से ही हम सभी शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं यूरेमिया। सबसे पहले जो पहले नंबर पर आता है उसे हम सभी कहते हैं यूरेमिया। अब बात होती है कि यूरेमिया क्या होता है, चलो समझते हैं। जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, यानी इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द यूरिया इन द ब्लड, जो भी हमारा ब्लड है, जो भी हमारा रक्त है, अगर उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, तो साफ समझ जाओ कि किडनी सही से काम नहीं कर रही है, ठीक? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी कंडीशन को हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? तो आंसर करना है। तो उसको हम सभी यूरेमिया के नाम से यहाँ पर जानते हैं। आप सभी ने ना डायलिसिस शब्द बहुत ज्यादा सुना होगा, डायलिसिस डायलिसिस डायलिसिस, ठीक है? डायलिसिस का जो पूरा नाम होता है वो है हीमोडायलिसिस, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी यहाँ पर पढ़ाया है कि जहां पर भी हीमो शब्द का उपयोग किया जाता है, हीमो का क्या मतलब होता है? हीमो का मतलब होता है रक्त। तो जो डायलिसिस किया जाएगा वह किस में किया जाएगा? रक्त में ही किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है आपका हीमोडायलिसिस। अगर आप सभी हीमोडायलिसिस के बारे में बात करें, इसका क्या मतलब होता है, चलो इसे समझते हैं कि हीमोडायलिसिस इज द कॉमन ट्रीटमेंट फॉर द कंडीशन। यानी कि अगर आपके रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो आप सभी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, डायलिसिस आप लोगों को यहाँ पर करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो इस स्थिति में हीमोडायलिसिस द्वारा उपचार यहाँ पर किया जाता है, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब डायलिसिस को हम सभी यहाँ पर समझते हैं कि डायलिसिस होता क्या है। मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाती हूँ, ठीक है? अब जैसे मान लो कि ये एक लड़की है और इसकी किडनी अच्छे से काम यहाँ पर नहीं कर रही है, और यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि इसका जो रक्त है इसमें यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है? तो अब क्या किया जाएगा? यहाँ पर इसको इसका डायलिसिस यहाँ पर किया जाएगा। डायलिसिस की जब आप यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ इस तरह से सेटअप यहाँ पर लगता है, और आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक द्रव्य जिसमें शुद्ध जल होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, लवण होता है, बाई कार्बोनेट होता है, सोडियम होता है, इन सभी का उपयोग किया जाता है। और इस विधि में डिफ्यूजन के माध्यम से जो यह सॉल्यूशन होता है उसको शरीर के अंदर भेजा जाता है और यूरिया को बाहर यहाँ पर निकाला जाता है, ठीक है? तो यही क्या कहलाता है? डायलिसिस। मैम अगर किसी का गैल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो वो ह्यूमन जिंदा रहेगा? 100%, 100% जिंदा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है कि आप बहुत ज्यादा ऑयली, तड़क भड़क ये सब खाना मत खाओ। अगर आप घर का बना नॉर्मल खाना खा रहे हैं या कभी कभी महीने में एक दो बार बाहर का खाना खा रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्पाइसी और बहुत ज्यादा ऑयली अगर आप खाना खाते हो तो दिक्कत होती है, ठीक है? और गैल ब्लैडर की अगर आप बात करो तो मोस्टली जब उसमें पथरी, स्टोन वगैरह बन जाता है तब उसे बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है? तो घर का बना खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
हो गया यहाँ तक डायलिसिस, ठीक है। अब एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ आगे, कि अब हम बात करेंगे यहाँ पर किडनी फेलियर के बारे में, रीनल फेलियर, यानी कि किडनी का फेल हो जाना। किडनी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर रही है, तो जब वृक्क केशिका गुच्छ निस्पंदन यानी कि छनन अच्छे से नहीं करता, जब किडनी अच्छे से यूरिन नहीं बना पा रही है, अच्छे से वह फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर क्या देखेंगे कि आप उसको कहेंगे कि किडनी अच्छे से काम यहाँ पर नहीं कर रही है, ठीक है। गोलू, नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। मैंने तुम्हारा कमेंट देख लिया है आरओ वाटर वाला, अब उसको बाद में बताएंगे। और मैंने हमेशा तुमको एक चीज बोली है बच्चों, जब मैं पढ़ाती हूँ उसके बाद जब मैं समय दूं तब क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर भूख लगता है, पेट दर्द क्यों होता है, सब बताएंगे, अभी रुक जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। आते ही एकदम आंधी तूफान की तरह शुरू मत हो जाया करो, पढ़ाई पे भी थोड़ा फोकस किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो जब हमारी किडनी यूरिन अच्छे से नहीं बना पा रही है, तो इसका क्या मतलब है कि किडनी क्या हो गई, फेल यहाँ पर हो गई। और किडनी जब यहाँ पर फेल हो जाती है तो यहाँ पर दो चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर आता है यहाँ पे डायलिसिस और दूसरे नंबर पर आता है किडनी को ट्रांसप्लांट करना। सबसे पहले हम सभी यहाँ पर समझेंगे कि जो डायलिसिस होता है इसका क्या मतलब है, अभी मैंने आपको समझाया। और जो डायलिसिस होता है ना, वो टेम्परेरी बेसिस पे किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक अगर आप डायलिसिस में रखो और उसको जिंदा यहाँ पर रख पाओ, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो डायलिसिस जो होता है वो कम समय के लिए होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट ही एक उपचार है यहाँ पर किसी को भी बचाने का, ठीक है। तो जो दीर्घकालीन उपचार आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, यानी कि लंबे समय तक अगर आपको किसी व्यक्ति को यहाँ पर जीवित रखना है और आप चाहते हो कि वो अच्छे से यहाँ पर कार्य कर पाए, सब कुछ अच्छे से कर पाए, तो आपको यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पर, सबसे पहले मैंने आपको समझाया यहाँ पर यूरेमिया। सबसे पहले मैंने क्या समझाया यहाँ पर, यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है कि जब ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और फिर दूसरे नंबर पर मैंने क्या समझाया यहाँ पर, कि जो किडनी होती है वह यूरिन यहाँ पर नहीं बना पा रही है, ठीक है। और इसी को हम सभी क्या कहते हैं कि किडनी क्या हो गई, फेल हो गई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पथरी बन जाना, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान थे कि मैम किडनी में पथरी कैसे बनेगा, तो चलो उसे समझते हैं। कि बच्चों होता क्या है कि जब हम अपने भोजन में बहुत ज्यादा खनिज लवण खाते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा हम सभी अम्लीय लवण खाते हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह, तो जब कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा होने लग जाती है तो वो कई बार किडनी में आकर के, कई बार वृक्क में आकर के जमा होने लग जाता है, ठीक है। और तब यहाँ पर हमारी किडनी में क्या बनते हैं, स्टोन्स बनते हैं। जब हमारी यहाँ पर किडनी में पथरी यहाँ पर बनती है, तो इसका यह मतलब है कि रीनल कैल्यूरी, तो कैल्यूरी किसे कहा जाता है, पथरी को ही कहा जाता है। और जब हमारे किडनी में बहुत सारे खनिज और कैल्शियम ऑक्सलेट ये सब जमा होने लग जाते हैं, जिसको हम सभी कह रहे हैं हाइपर कैल्शियूरिया, यानी कि कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ रही है हमारी बॉडी में, और हमारे जो किडनी होती है उसमें भी इसका बहुत ज्यादा यहाँ पर जमाव होने लग जाता है। तो उसी टाइम पे क्या बनता है, यहाँ पर पथरी यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, जैसे अगर आप खीरा खा रहे हो, तो जब आप खीरा खा रहे हो उसके बीज खा लिया आपने, आप बैगन खा रहे हो उसके बीज खा लिया आपने, और टमाटर के बीज जो होते हैं, अगर आप पानी बहुत ज्यादा नहीं पीते, आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं करते हो, तो इन सब का जमाव आपकी पथरी में होना, मतलब आपके किडनी में होना शुरू हो जाता है। और यही वजह होती है यहाँ पर कि क्या बन रहा है, स्टोन यहाँ पर बन रहा है। तो इसीलिए प्रॉपर पानी पीने के लिए कहा जाता है ना, कि प्रॉपर आप कम से कम 4 लीटर पानी तो पियो दिन भर में, लेकिन नहीं पीते बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सही तरीके से देखा जाए तो टमाटर जो खाया जाता है ना, हम सभी बचपन से क्या करते हैं, उसमें बीज बीज सब खा लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जिनको किडनी में पथरी वगैरह हो जाता है, उनके लिए फिर ये सब बंद हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि पहले ही बीज निकाल करके खाएं, ठीक है। ओके बच्चों, क्योंकि टमाटर के बीज में, खीरे के बीज में और बैगन के बीज में क्या देखने के लिए मिलता है आपको, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है।
और यही कारण बनता है पथरी का। ओके, अब यहाँ पर ना एक शब्द के बारे में हम समझेंगे जो कि है हमारा लिथोट्रिप्सी। क्या मतलब है यहाँ पर लिथोट्रिप्सी? लिथोट्रिप्सी क्या है? तो पहले के टाइम पर क्या किया जाता था कि मैन्युअली किडनी से पथरी निकाला जाता था, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखो तो आज के टाइम पे एक लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है जिसको हम सभी लिथोट्रिप्सी के नाम से जानते हैं। लिथोट्रिप्सी की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि पथरी जो होती है, जो स्टोन्स होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ताकि वह आसानी से मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाए। ठीक है, ज्यादा नुकसान यहाँ पर ना करे। तो इस तरह के प्रयोग को क्या कहा जाता है? लिथोट्रिप्सी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पर? एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक बार अगर पथरी बन गई तो उस पथरी को आप ठीक नहीं कर सकते, उस पथरी को बाहर निकालना जरूरी है। तो या तो आप दवाइयों के माध्यम से बाहर निकालिए, या फिर आप सर्जरी या शल्य चिकित्सा, या फिर आप लेजर जैसे कि लिथोट्रिप्सी है उसके माध्यम से उसको तोड़ करके बाहर निकालिए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो अंदर ही अंदर घुल जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्रोन्स रोग। क्रोन्स रोग की अगर आप यहाँ पर बात करें तो कभी कभी जो पथरी होता है वह मूत्र के माध्यम से बाहर आने की कोशिश करता है। मूत्र के माध्यम से कई बार पथरी यहाँ पर आता है। नहीं बेटा, बियर वगैरह ना, ये बोलने वाली बात है, पर ऐसा नहीं है कि बियर पीने से, अल्कोहल पीने से घुल जाता है। ये पूरी तरीके से सच बात नहीं है। ठीक है, मैं इस चीज को उतना नहीं मानती हूँ, पर लोग कहते हैं तो भाई अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी बात करेंगे किसके बारे में? क्रोन्स रोग के बारे में। क्रोन्स रोग का क्या यहाँ पर मतलब होता है, तो चलो इसे हम सभी यहाँ पर समझते हैं। पहले नंबर पर क्रोन्स की अगर आप यहाँ पर बात करें तो इसका मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है कि मूत्र के माध्यम से पथरी बाहर निकलने लगती है, और उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? क्रोन्स रोग के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, साथ में आप लोगों को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसी को हम सभी इन्फ्लेमेटरी बाउल रोग के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम सभी बाउल रोग के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। मैम, होम्योपैथिक मेडिसिन से पथरी खत्म हो सकती है? बेटा, पथरी खत्म नहीं होती कभी भी। होम्योपैथिक दवाई सबसे बढ़िया दवाई होती है, वो उसको तोड़ती है, उसको गलाती है, उसको मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करती है होम्योपैथिक। लेकिन आप ये कहोगे कि पूरी तरीके से पथरी ठीक हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो तभी ठीक होगा जब आप बिल्कुल उस चीज को लेके सचेत रहें लंबे 2-3 सालों तक। ठीक है, पानी ज्यादा पी रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इस तरह के बीज वालों का सेवन नहीं कर रहे हो, ठीक है, और ग्रीन टी पी रहे हो, ताकि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो आपके शरीर से यहाँ पर बाहर निकले। उसका बाहर निकलना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस की अगर आप यहाँ पर बात करें तो यह कैसा रोग है कि जब नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है, जब नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है, जब नेफ्रॉन कैसा हो जाता है? इन्फ्लेम्ड। नेफ्रॉन में जब कभी भी यहाँ पर सूजन आ जाती है तो हम देखेंगे नेफ्राइटिस उसको यहाँ पर कहा जाता है। आयाना बेटा, एप्पल के बीज वैसे भी हम नहीं खाते बच्चा। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो सेब का बीज खाएगा। ठीक है, सबको पता है नहीं खाना चाहिए, और क्यों नहीं खाना चाहिए उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि उसमें साइनाइड वगैरह ज्यादा मिलता है जो कि एक पॉइजन की तरह यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, तो एप्पल के बीज तो वैसे भी यहाँ पर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, चलो हो गया। तो ये जो 5 रोग थे बेटा, ये आप लोगों को यहाँ पर याद करने थे। और एक और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, हीमेट्यूरिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि नेफ्रॉन क्या होता है, नितिन मुझे सच बता रही हूँ, अब ना एक डायलॉग मारना पड़ेगा, हे प्रभु हे जगन्नाथ वाला। नेफ्रॉन क्या होता है मैम, ये बच्चा पूछ रहा है। सब समझाओ नितिन को कि नेफ्रॉन क्या होता है। कितने दिन बाद आए हो क्लास करने के लिए? चलिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करेंगे हीमेट्यूरिया के बारे में। जब मूत्र के माध्यम से रक्त आने लग जाता है, जब कभी कभी मूत्र करने जा रहे हैं और उसके माध्यम से रक्त बाहर आने लग जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। ठीक है,
और जब हम यहाँ पर बात करें तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, हीमेट्यूरिया। क्या कहा जाएगा इसे यहाँ पर, हीमेट्यूरिया। ठीक है, ओके बच्चों, चलो अब फटाफट से हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है कि मैम ब्लैक टी और ग्रीन टी में क्या अंतर है। बेटा ग्रीन टी मतलब हर्बल, ठीक है, हर्बल, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ब्लैक टी का मतलब होता है विदाउट, जो मतलब नॉर्मल जो चाय बनती है उसमें बस दूध नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो चलिए शुरू करें अब हम यहाँ पर। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलग अलग तरीके के मैम अगर एप्पल के बीज हम खा लें तो क्या होगा। बच्चा अभी तुरंत ही मैंने बताया था कि एप्पल के बीज अगर आप खाओगे तो जहरीला होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, याददाश्त चली जाएगी, लकवा आ जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और फोटो के ऊपर माला भी चढ़ जाएगी, ठीक है जब से बता रही हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भूख लगने पर पेट दर्द क्यों होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो HCl होता है वो ज्यादा निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो हमारे जो अमाशय होता है उसके म्यूकोसा को जलाने लगता है, उसकी वजह से पेट दर्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा बच्चों। चलो तो शुरू करते हैं हम सभी यहाँ पर किसके बारे में, क्या कह रहा है ये बच्चा, क्या कह रहा है ये गोलू नाम का। मैम पर मैंने तो पढ़ा था कि फर्मेंटेशन होता है ब्लैक टी में और ग्रीन टी में नहीं होता है। तो गोलू तुम बहुत भाई अंबानी परिवार के हो, हमें जो पता है भैया सामान्य स्तर पे वो हमने बताया। अब तुम विदेश से आती है वही हर्बल टी पी रहे हो तो भाई मैं क्या करूं उसमें, मैं कुछ नहीं कर सकती ना बेटा, है ना। चलो करें यहाँ पर शुरू। ओके बच्चा, पहले सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हर्बल टी के लगभग कम से कम 50,000 वैरायटी है, 50,000 वैरायटी। चाहे वो लेमन टी हो, हर्बल टी हो, टी आप अपने घर में अजवाइन उबाल करके उसमें लोग पी रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं हर्बल टी। अब मैं तुम्हारे घर जाके थोड़ी देखूंगी कि तुम कौन सी टी पी रहे हो बेटा। बहुत ज्यादा आज ये बोल रहा है लड़का, आज ये लगता है अंबानी परिवार में सुबह नाश्ता करके आया है। चलो तो शुरू करते हैं यहाँ पर आज की क्लास को। अब फालतू की इधर उधर की बातें करोगे तो सीधे ब्लॉक किया जाएगा सभी बच्चों को। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से इसका आंसर आप लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए तो पहला है यहाँ पर, वह पदार्थ ग्लोमेरुलस की अर्धचालनी दीवारों से नहीं गुजरता है वह क्या है। पहला है ग्लोब्यूल, दूसरा है यहाँ पे एल्ब्यूमिन, फिर है ब्लड सेल्स, या फिर उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही बनेगा। आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों ग्लोब्यूलिन और एब्यूलिन, ठीक है, इनकी अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो यह ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं, ये मूत्र के माध्यम से नहीं निकलेंगे। रक्त कोशिकाओं की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो रक्त कोशिकाएं भी यहाँ पर आप देखोगे कि मूत्र के माध्यम से नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम इन सभी के बारे में बात करते हैं तो सामान्य तौर पर ये कभी भी मूत्र से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब किडनी अच्छे तरीके से काम यहाँ पर नहीं कर रही है, नेफ्रॉन अच्छे तरीके से काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दायां वृक्क बाएं वृक्क से थोड़ा नीचे की ओर क्यों होता है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करें, कौन सा आंसर सही बनना चाहिए बताइए। द रीजन वाई द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट इज। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए बताइए, जल्दी से बताइए। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अगर हम देखें अपने लीवर को, अगर हम देखें यहाँ पर अपने लीवर को, तो हमारा जो लीवर होता है वो कहाँ पर होता है, राइट साइड में होता है। कहाँ पर होता है, राइट साइड पे होता है। और इसी वजह से वो काफी जगह घेर लेता है। जब वो काफी जगह घेर लेता है तो जो हमारी राइट साइड की किडनी होती है वह थोड़ी नीचे की ओर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्रेशर
फैसिलिटेट फिल्ट्रेशन व्हाइल यूरिन इज बीइंग फॉर्म्ड। मूत्र के बनते समय यह दबाव छनन के लिए प्रेरित करता है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, बताइए फटाफट से। मूत्र जब यहाँ पर बन रहा है तो मूत्र बनते टाइम पर यहाँ पर कौन सा दबाव पड़ता है, कौन सा दबाव पड़ता है? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वो है फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक दबाव। तो इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो है ए ऑप्शन। ठीक है, चलो तो बच्चों जहां पर ऑल द अबव लिखा है हमेशा ऐसा नहीं है कि वहां पर ऑल द अबव ही सही हो। ठीक है, तो इसलिए सभी जो ऑप्शंस होते हैं उनको देखना पड़ता है। नेक्स्ट, ऐसा तब होता है जब समीपस्थ कन्वेक्टेड नलिका को नेफ्रॉन से हटा दिया जाता है। आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस हैपन if the proximal convoluted tubule is removed from the nephron। अब प्यारे बच्चों आप सभी को मैंने यहाँ पे बताया था इस तरीके से क्या होता है, आपका नेफ्रॉन होता है। इस तरीके से क्या होता है आपका यहाँ पर नेफ्रॉन होता है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। अब वो ये कह रहे हैं कि इस हिस्से को अगर हम हटा दें, इस हिस्से को अगर हम हटा दें तो मूत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर यूरिन बना, यहाँ पर क्या बना, यूरिन बना, यहाँ पर क्या बन रहा था, मूत्र बना। और मूत्र जो होता है वह कैसा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है और साथ में ही आप देखेंगे कि वहां पर सब कुछ पाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो मूत्र बहुत ज्यादा मात्रा में बना और जब ये नीचे ही नहीं उतरेगा इसके माध्यम से और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, अवशोषण ही नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अवशोषण ही नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि मूत्र यहाँ पर पतला रह जाएगा। और इसीलिए जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है, यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड। मूत्र जो होगा वह कैसा होगा, यहाँ पर पतला ही रह जाएगा। ठीक है, ओके, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया प्रश्न है पर इसको जरा सा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिस इज द एक्टिविटी ऑफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। यहाँ पर एक पेप्टाइड के बारे में बात कर रहे हैं और यह पेप्टाइड यहाँ पर क्या क्या कार्य करता है। ये कह रहा है कि यह एल्डोस्टेरॉन और एडीएच सिक्रीशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। यह पानी की पुनर्संरचना को कम हो जाती है, इसकी वजह से सोडियम की पुनः वृद्धि यहाँ पर कम हो जाती है, या फिर ये सभी के सभी। और इसका जो आंसर होगा ये सभी के सभी। तो चलो इसको हम सभी सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों यह एक प्रकार का पेप्टाइड है, क्या, ANP। ANP जो होता है वह भी मूत्र बनाते टाइम पर काफी कार्य करता है। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि जो ADH हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से निकलता है और वह मूत्र बनाने में सहायता करता है। तो वो अगर कहीं ज्यादा निकल जाए तो कोई दिक्कत ना कर दे, इसी वजह से यह पेप्टाइड उसको क्या करेगा, रोकने का काम यहाँ पर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द टोटल नंबर ऑफ ओरिफिक्स ऑफ आउटगोइंग एंड इनकमिंग ऑफ यूरिन थ्रू द ब्लडर इज। मूत्राशय में मूत्र के आने तथा जाने के लिए कुल कितने छिद्र होते हैं, कुल कितने छिद्र होते हैं। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करें, कौन सा आंसर सही होना चाहिए। अब आप सभी को ये बात पता है कि हमारे पास इस तरह से 2 किडनी होती है और फिर हमारे पास इस तरीके से 2 यूरेटर्स होते हैं और फिर हमारे पास एक यहाँ पर क्या पाया जाता है, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लडर पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लडर में मूत्र के आने और मूत्र के जाने के लिए कितने छिद्र होते हैं। तो जो यूरेटर होगा 1, 2, यहाँ से मूत्र आएगा और बाहर यहाँ से निकलेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल कितने होने चाहिए, यहाँ पर 3 होने चाहिए। और इसीलिए आंसर क्या होगा, बी। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द आर्टरी पासेस ब्लड टू द किडनी, वह धमनी जो वृक्क में रक्त पहुंचाती है। तो हमारे पास इस तरीके से क्या है, किडनी है और इस तरह से एक रक्त लेकर के रक्त नलिका आ रही है और इस तरह से एक रक्त नलिका रक्त को लेकर के जा रही है। तो जो रक्त नलिका रक्त को लेकर के आती है उसे हम सभी क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी, रीनल धमनी, ठीक है। और जो रक्त को लेके जाती है उसे हम सभी क्या कहते हैं, रीनल वेन, रीनल शिरा, रीनल शिरा, ठीक है। तो आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा वह क्या है, सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सी ऑप्शन, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जो रीनल शब्द होता है वह किडनी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यह वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है, यह वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, बताइए फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर करें। यह वृक्क की कार्यात्मक इकाई है और आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, नेफ्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, नेफ्रॉन। तो जो सी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वह बिल्कुल सही है। जबकि हीलम की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो हीलम का मतलब होता है जहां पर रक्त नलिकाएं किडनी के अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई दिखाई देती हैं। न्यूरॉन की अगर आप यहाँ पर बात करें तो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का भाग है, नर्वस सिस्टम की वह इकाई होती है। और मेडुला की अगर आप बात करो तो वह ब्रेन का एक भाग होता है, सबसे लास्ट भाग होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि डैश इज कंसिडर्ड एज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी, इनमें से कौन मानव गुर्दे की मूल कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। इनमें से कौन से यहाँ पर मानव गुर्दे की मूल कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर सही होगा। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेफ्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, नेफ्रॉन की जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। अच्छा एक बच्चा बार बार पूछ रहा है कि मैम एनडीए के लिए क्या एज होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए। बेटा पहली चीज आपको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, दूसरी चीज डिफेंस वाला जो हमारा चैनल है उसमें भी देखो इवेंट है, पर मैं आपको बता देती हूँ, लिखो यहाँ पर जो बच्चे पूछ रहे हैं 2 जुलाई 2005 और 1 जुलाई 2008, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो आप एनडीए का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे ज्यादा है आपकी एज, आप 2005 से 5 और 8 के बीच में अगर पैदा हुए हैं तो आप सभी एनडीए का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। एनडीए का फॉर्म भरने में गलती हो गया है, क्या करें, थोड़ा सा वेट करिए, विंडो ओपन होगा, ठीक है, तब आप उसका करेक्शन यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और मैं हमेशा से यही बात कह रही थी कि गलती मत करना, क्यों गलत करते हो तुम लोग, इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हो। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। अब शांत हो जाओ, पता चल गया है ना बच्चों, अब चुप हो जाओ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट आगे जो है वो है कि हाँ बच्चों अगर आप 2005 में पैदा हुए हैं, 6, 7, 8, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि मैम हम तो हाँ इनके बीच में भी अगर आप पैदा हुए हैं तो भी आप, मतलब आपका जन्म इनके बीच में भी हुआ है तो भी आप भर सकते हो भाई, ठीक है। हे भगवान, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे, क्रेब्स हेंसलेट चक्र जैव रासायनिक प्रतिक्रिया का एक क्रम है जो कहां पर होता है, जो कहां पर होता है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर सही बनेगा। और इसका जो सही आंसर है वो है यकृत, ठीक है, यकृत। तो अगर आप यहाँ पर क्रेब साइकिल के बारे में बात करते हैं तो ये चक्र कहां पर पाया जाता है, हाँ, यकृत में पाया जाता है। कहां पर, यकृत में यह पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमन कैप्सूल कहां पर पाया जाएगा, बोमन कैप्सूल कहां पर पाया जाएगा। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर सही होना चाहिए, बोमन कैप्सूल कहां पर पाया जाएगा। चलो बच्चों जल्दी से बताओ फटाफट से, कौन सा आंसर यहाँ पे आपका सही बनेगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इस तरीके से हमारा नेफ्रॉन होता है, इस तरीके से हमारा नेफ्रॉन होता है,
है ना। और फिर मैंने आपको यह भी समझाया था कि जो भी हमारा नेफ्रॉन है उसका 80% भाग कॉर्टेक्स में होता है और 15 से 20% भाग रीनल मेडुला में होता है। यानी अगर मैं इस तरह से किडनी बनाती हूं तो किडनी में आप सभी क्या देखेंगे कि ऊपर वाला जो हिस्सा है जो कि किसको दिखा रहा है, रीनल कॉर्टेक्स, वहीं पर ही आपका बोमन कैप्सूल दिखाई देता है। और इसीलिए जो आंसर हमारा बनेगा वह क्या है, कॉर्टेक्स। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कॉर्टेक्स। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही बनेगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों। चिकनी पेशी तंतुओं से बनी नलिकाएं जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाती है। डैश आर द ट्यूब मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन टू द ब्लडर फ्रॉम द किडनी। चलो जल्दी से इसका आंसर करो। तो हमारे पास इस तरह से दो किडनी है और यहां से दो नलिकाएं निकलती हैं जो चिकनी पेशी की बनी हुई हैं और मूत्र को कहां पर पहुंचा रही हैं, यूट्रस में। तो इन दोनों का क्या यहाँ पर नाम है, यही तो पूछ रहा है। और इसे हम सभी क्या कहते हैं, यूरेटर्स। क्या कहते हैं, यूरेटर्स। तो जो सी आंसर है वह बिल्कुल सही है, जिनको हम मूत्र नलिकाएं कहेंगे हिंदी में। ठीक है, ओके बच्चों। तो आंसर क्या हो गया इसका यहाँ पर, सी ऑप्शन। क्या हो गया, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन द ह्यूमन इज। मनुष्यों में मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है। फर्स्ट, ट्राईमिथाइलमाइन ऑक्साइड, नेक्स्ट अमोनिया, नेक्स्ट यूरिक एसिड, नेक्स्ट यूरिया। क्या यहाँ पे आंसर बनेगा, और आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूरिया। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यूरिया, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि मनुष्यों में सबसे ज्यादा यूरिया ही निकलता है। मूत्र के माध्यम से किसे निकाला जा रहा है, यूरिया को ही निकाला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डैश इज द मस्कुलर सैक लोकेटेड इन द पेल्विस जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक बोन्स। यहाँ पे कह रहा है कि श्रोणि में स्थित एक पेशीय थैली है जो पेल्विक हड्डी के ठीक पीछे पाई जाती है और उसका क्या नाम होता है। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को कंकाल तंत्र पढ़ाया है, अब जोड़ लो। तो मैंने क्या पढ़ाया था, श्रोणि मेखला यानी कि आपका हिप्स वाला हिस्सा, हिप्स वाला हिस्सा है ना, कुल्हे वाला हिस्सा। तो कुल्हे की जो हड्डियां होती हैं उसके आगे की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पेशीय थैली दिखाई दे रही है, और वह क्या होती है, मूत्राशय होती है। क्या होगी वो, यूरिनरी ब्लैडर होगी। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही बनेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है वो है कि द डैश सिंथेसाइजेस मोस्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमंस एंड इज एलिमिनेटेड थ्रू डैश। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मनुष्यों में सबसे अधिक उत्सर्जन यौगिक का संश्लेषण करता है और इसे डैश के माध्यम से समाप्त किया जाता है या फिर हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, क्या आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अपने यकृत के बारे में, यानी अपने लीवर के बारे में, तो जो हमारा लीवर होता है ना, यहीं पर ही सबसे ज्यादा क्या बन रहा है, एक्सक्रीटरी कंपाउंड बन रहे हैं। यहीं पर ही तो क्या बन रहा है, यूरिया बन रहा है। ठीक है, और इसको हमारे शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है, मूत्र के माध्यम से निकाला जाता है। किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से निकाला जाता है। और इसीलिए जो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फटाफट से नोट करेंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके बच्चों, समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहां पर हम बढ़ते हैं। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन। यहाँ पे कह रहा है कि मूत्र से पानी और सोडियम क्लोराइड की वसूली मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। ठीक है,
अवशोषण की बात हो रही है यहाँ पर। अवशोषण के लिए कौन यहाँ पर जिम्मेदार होता है, कौन यहाँ पर जिम्मेदार होता है? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए। और हम सभी को यह बात पता है कि पानी का बार बार अवशोषण करना, यह कार्य कौन यहाँ पर करेगा? तो आंसर है लूप ऑफ हेनले। कौन करता है? लूप ऑफ हेनले। और इसीलिए जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है? सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश आर द किडनी टिश्यूज दैट आर शेप्ड लाइक द कोन्स। कल की ही क्लास में मैंने बताया था वृक्क के वह ऊतक जो शंकु के आकार के होते हैं, जो यहाँ पर आपको कोन्स के आकार के दिखाई देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? कोन्स, हिंदी में क्या कह रहे हैं? शंकु। इसका मतलब क्या हो गया? इस शेप के, है ना। और यह शेप कैसी है? पिरामिड की तरह। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रीनल पिरामिड। क्या हो जाएगा? रीनल पिरामिड। और साथ में सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि किडनी के किस भाग में यह दिखाई देता है। तो आपको बताना है कि जब हम बात करते हैं रीनल मेड्यूला के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, जब हम रीनल मेड्यूला के बारे में बात करते हैं तो उस वाले हिस्से में हमें रीनल पिरामिड दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोमन कैप्सूल में मौजूद कोशिकाएं जो ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं को चारों तरफ से लपेटती है, उसको क्या यहाँ पर कहा जाता है? अब आपने क्या देखा कि जो बोमन कैप्सूल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना। और जो भी यहाँ पर बोमन कैप्सूल होता है उसके चारों तरफ आपको इस तरह से कुछ कोशिकाएं दिखाई देती हैं। इस तरह से कुछ कोशिकाएं पूरे बोमन कैप्सूल को घेरी हुई दिखाई देती हैं और इसको हम सभी कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको? हम सभी पोडोसाइट्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो भी यहाँ पर बोमन कैप्सूल्स होता है उसके चारों तरफ कौन सी कोशिका होती है, तो आंसर करना पोडोसाइट्स होती हैं। क्या होती हैं यहाँ पर? पोडोसाइट्स होती हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मूत्र में लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति किसको दर्शा रही है? मूत्र से अगर ब्लड निकल रहा है तो उस स्थिति को हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? बताइए बच्चों। और अभी तुरंत ही मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है, तुरंत ही मैंने यहाँ पे पढ़ाया था 19 का। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर होगा? और इसका जो सही आंसर होगा वो है बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो किसके बारे में? हीमोट्यूरिया के बारे में, तो जब हमारे मूत्र से रक्त निकलने लग जाता है। नेक्स्ट, डैश इज द येलो पिगमेंट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर डेड ब्लड सेल्स आर प्रोसेस्ड इन द लिवर। इट इज ऑल्सो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन। यहाँ पे कह रहा है कि एक पीला द्रव्य है जो मृत रक्त कोशिकाओं के जिगर में संसाधित होने के बाद बनता है, या मूत्र के पीले रंग के लिए भी रूप में जिम्मेदार होता है। और यह क्या है? तो हमें यहाँ पे फोकस करना है मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है, और हमें पता है यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में उत्सर्जन पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्पादन कौन करता है? डैश प्रोड्यूसेस यूरिया एक्स द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए? तो डैश मानव शरीर में उत्सर्जन पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्पादन करता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? यकृत। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? लीवर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा लीवर होता है वही यूरिया बनाता है, वही क्या बनाता है यहाँ पर? यूरिया बनाता है। ठीक है, जो बच्चे किडनी कह रहे हैं, बेटा कैसे? किडनी तो ब्लड को छानता है ना, वो यूरिया थोड़ी बनाता है, वो ब्लड को छानता है। जबकि अगर आप बात करो लीवर के बारे में तो यह बना रहा है यूरिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
डैश नेफ्रॉन की शुरुआत में स्थित छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। द डैश is a network of the teeny blood vessels located at the beginning of the nephron। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था कि इस तरीके से जो हमारा नेफ्रॉन होता है इस तरीके से, और यहाँ पर रक्त का एक गुच्छा दिखाई देता है, एक जाल दिखाई देता है। रक्त का जो यह गुच्छा दिखाई देता है इसको हम सभी क्या कहते हैं, ग्लोमेरुला। क्या कहते हैं इसको हम सभी यहाँ पर, ग्लोमेरुला। तो इसीलिए जो आंसर बनेगा वह क्या है, डी ऑप्शन सही बनेगा, ग्लोमेरुला। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अमीबा एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अगर आप अमीबा के बारे में बात करते हैं तो अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया किस माध्यम से होती है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम बात करेंगे अमीबा के बारे में तो अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रसार, डिफ्यूजन के माध्यम से, है ना। ये मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी, याद आ रहा है। तो अमीबा जो होता है यह अपने स्किन से डिफ्यूजन कर देता है, त्वचा भी नहीं कह सकते उसको, आप कह सकते हो बस डिफ्यूजन, अचानक से निकाल देगा बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ में उपस्थित उत्सर्जन अंग का नाम बताइए जिसके माध्यम से उत्सर्जन होता है। जिसके माध्यम से उत्सर्जन होता है। तो जब हम अर्थवॉर्म के बारे में बात करते हैं, केचुआ के बारे में बात करते हैं, तो उनमें उत्सर्जन किससे होगा, नम त्वचा से भी होगा और नेफ्रीडिया से भी होगा। और इसीलिए जो आंसर हमारा बनेगा वह क्या है, सी ऑप्शन। तो जो केचुआ होता है वह क्या करता है, अपनी त्वचा से भी जो भी उसका एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है और नेफ्रीडिया से भी बाहर निकालता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है। मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे, और आंसर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, यूरिया भी बनता है, दोनों बनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फटाफट से नोट करेंगे, सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन, है ना। क्योंकि मैंने क्या बताया था, एक होता है ऑर्गेनिक वेस्ट और एक होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। एक होता है कार्बनिक पदार्थ और एक होता है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, है ना। तो दोनों आपका यहाँ पर सही बनेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के माध्यम से उसको निकाला जाएगा, और इसके लिए कौन यहाँ पर काम करते हैं, फेफड़े यहाँ पर काम करते हैं, लंग्स यहाँ पर यह कार्य करते हैं। तो जो बी ऑप्शन बनेगा वो बिल्कुल सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यहाँ पर हटाएगा, तो आंसर करना, हमारे फेफड़े यहाँ पर हटाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं किडनी। अरे बच्चों कहाँ ध्यान है, पढ़ाई पे फोकस करो। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रत्येक किडनी बड़ी संख्या में एक उत्सर्जक इकाइयों से बनी हुई होती है और उसे किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिएगा, कौन सा आंसर सही बनेगा। तो हम अगर अपनी किडनी को देखते हैं तो किडनी में भारी मात्रा में नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, नेफ्रॉन पाया जाता है। तो जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी शरीर से उत्सर्जित नाइट्रोजन की सबसे बड़ी मात्रा निम्नलिखित में से किसमें होती है। जो भी हम मैमल्स होते हैं, हमारी मैमल्स की बॉडी से जो भी नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड होता है बाहर, वह सबसे ज्यादा किस रूप में होता है। ब्रीथ, स्वेट यानी पसीना, यूरिन यानी मूत्र, और फीसिस यानी कि मल किस रूप में होता है। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, मूत्र। क्या हो जाएगा, मूत्र। तो मूत्र के रूप में ही सबसे ज्यादा यूरिया बाहर निकलता है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द किडनी फेलियर इज।
गुर्दे की विफलता का सबसे अच्छा दीर्घकालीन समाधान कौन सा है? चलो चलिए इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर सही बनेगा। ठीक है, और देखो अगर आप समाधान देखें तो डायलिसिस भी है, गुर्दा प्रत्यारोपण भी है, पर डायलिसिस कैसा है? शॉर्ट टाइम के लिए, और गुर्दा कैसा है? गुर्दा ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर आप देखेंगे समाधान है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दीर्घकालीन समाधान, है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और इसीलिए जो हमारा आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आप बताएंगे कि भाई बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही बनेगा, किडनी ट्रांसप्लांट। इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि क्या कह रहा है? लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? What type of the nitrogenous waste are excreted by living organism? पहला अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, या फिर ये सभी के सभी। और आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जब हम कितने भी जीवित जीवों को देखते हैं सभी के सभी क्या निकालते हैं? अमोनिया भी, यूरिक एसिड भी और यूरिया भी। और इसीलिए जो आंसर हमारा बनेगा वह क्या है? डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटाफट से नोट करेंगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली बनाते हैं। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे। नेम द ऑर्गन दैट मेकअप द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। तो भाई हमें यहाँ पर 2 किडनी चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। हमें 2 इस तरह से क्या चाहिए होंगे? यूरेटर्स चाहिए होंगे, मूत्र नलिकाएं चाहिए होंगी, बिल्कुल चाहिए होंगी। हमें यहाँ पर एक यूरिनरी ब्लडर चाहिए होगा और यूरेथ्रा भी चाहिए होगा, यानी मूत्राशय और मूत्र मार्ग भी चाहिए होगा। सब कुछ चाहिए, हमें क्या चाहिए इसमें से? सब कुछ चाहिए। तो जो डी ऑप्शन बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा, डी ऑप्शन जो होगा वह बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी रक्त नलिकाएं, कौन सी रक्त वाहिकाएं गुर्दे को रक्त पहुंचाती हैं? यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच वेसल कैरी ब्लड टू द किडनी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किडनी है और किडनी में जो रक्त को लेके आ रही है वह क्या होगी? धमनी, यानी कि आर्टरी। और रीनल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, क्यों? क्योंकि रीनल हम किडनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए जो आंसर हमारा बनेगा वह क्या है? ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही बनेगा। तो फटाफट से नोट करेंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अच्छा हो गया। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, और साथ में ही ध्यान रखना कि जो अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है, तो जो हमारा उत्सर्जन तंत्र था वह पूरा कंप्लीट हो गया है, इसके क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन में, जब मैं आपको कराऊंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है, और चलो तो आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।